मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या आपको लगता है कि अगर कनाडा एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे तो दोबारा वीज़ा नहीं देता, या फिर उन लोगों को वीज़ा नहीं देता जिनका बेटा या बेटी कनाडा स्टडी वीज़ा पे है? दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए उम्मीद है जिनकी पहले रिफ्यूज़ल आई है या वो इस बात से डरते हैं। आज जिस वीज़ा के बारे में हम बात करने वाले हैं ये कनाडा का विजिटर वीज़ा है, हस्बैंड वाइफ का वीज़ा है और एक रिफ्यूज़ल के बाद में ये वीज़ा आया है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इनकी प्रोफाइल के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल के बारे में और किस तरह से हमने सिर्फ 36 दिनों के अंदर इनका वीज़ा लिया है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए विस्तार से बात करते हैं इनकी प्रोफाइल की, क्योंकि हर वीज़ा केस की कहानी उसकी प्रोफाइल से ही शुरू होती है। मिस्टर प्रदीप कुमार पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इनकी एज 53 ईयर है। पानीपत जैसे इंडस्ट्रियल सिटी में इनका अपना एक पुराना और स्टेबल बिजनेस है जो उन्हें एक सॉलिड प्रोफेशनल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड देता है। इनकी वाइफ मिसिज रीना कुमारी, जिनकी एज लगभग 48 साल है, वो हाउसवाइफ हैं और अपने परिवार का मुख्यधार है। दोस्तों, इनकी फैमिली टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये वीज़ा ऑफिसर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है और ये पॉजिटिव सिग्नल भी होता है। अगर हम इनकी फैमिली टाइज के बारे में बात करें तो इनका बड़ा बेटा कनाडा में स्टडी परमिट पे है और उसको ही मिलने के लिए उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था। दूसरी इनकी बेटी है जो इंडिया में है, अनमैरिड है और अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। दोस्तों, अगर टाइस की बात करें तो एक बेटी की जिम्मेदारी और उसकी पढ़ाई इंडिया वापसी के लिए एक बहुत ही ठोस एक प्रूफ होता है, जिससे वीज़ा ऑफिसर समझ जाता है कि ये वापस इंडिया में जाएंगे। अगर इनके पेरेंट्स की बात करें तो वो पेरेंट्स भी इनके साथ रहते हैं और पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी इन दोनों के ऊपर है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं फाइनेंस की। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो प्रोफाइल काफ़ी साउंड थी। इनके पास लगभग 14 लाख रुपए लिक्विड कैश में अवेलेबल थे और 5 लाख रुपए की एफडी थी। ये सेविंग इनके सालों की मेहनत और इंडिया में जो भी इनके गहरे रूट्स हैं, जो भी टाइस हैं, उसको दर्शाती हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इनकी रिफ्यूज़ल की। दोस्तों, जब प्रदीप जी ने 2025 में वीज़ा अप्लाई किया तो उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। उनकी पिछली एप्लीकेशन में उन्होंने पर्पज़ ऑफ विजिट में अपने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन का जिक्र किया था, लेकिन अक्सर सिर्फ एक सोशल इवेंट को ट्रैवल का मुख्य कारण दिखाना ऑफिसर को थोड़ा कमज़ोर पॉइंट लगता है और वो फाइल को ज़्यादातर रिफ्यूज़ कर देता है। रिफ्यूज़ल लेटर में दो मेन पॉइंट्स के बारे में कहा गया। सबसे पहले पर्पज़ ऑफ विजिट। ऑफिसर को लगा कि कनाडा जाने का मकसद ठोस और कन्विंसिंग नहीं है। सिर्फ एक बर्थडे के लिए इतना लंबा सफ़र और इतना खर्चा ऑफिसर की नज़र में जस्टिफाई नहीं हो रहा था। दूसरा, फाइनेंशियल एंड एसेट्स। ऑफिसर को इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल कैपेसिटी को लेके थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ कि जो भी इन्होंने एसेट दिखाए थे, वीज़ा ऑफिसर को भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये परिवार वापस नहीं आएगा क्योंकि एसेट्स को सही तरीके से डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया था। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमने इनके केस को रिप्रेजेंट किया। इन्होंने हमारी एक वीडियो देखी थी और वीडियो देखकर ये हमारे ऑफिस में आए। हमने इनकी फाइल को स्क्रैच से री इवेल्युएट किया, हमने पिछली गलतियों को सुधारा और कुछ की बदलाव किए। तो सबसे पहले है पर्पस ऑफ विजिट। हमने पर्पस ऑफ विजिट को रीडिफाइन किया। हमने पिछली एप्लीकेशन की सबसे बड़ी गलती को सुधारा। पहले सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन को मुख्य कारण दिखाया गया था, जो अक्सर वीज़ा ऑफिसर को एक टेम्परेरी और काफ़ी कमज़ोर पर्पस लगता है और ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल आती हैं वो इस कारण की वजह से भी आती हैं। हमने इस विज़िट को जनरल विज़िट के तौर पर पेश किया, जिसमें फैमिली रीयूनियन और टूरिज़्म दोनों को शामिल किया। साथ ही हमने एक बहुत ही ठोस पॉइंट को ऐड किया, वो था इनके बेटे की अप्रैल में होने वाली कॉन्वोकेशन। हमने कवर लेटर में और बाकी डॉक्यूमेंट्स में ये साफ साफ बताया कि ये ट्रिप उनके बेटे के लिए एक ग्रेजुएशन माइलस्टोन का हिस्सा है। हमने क्लियर किया कि अगर वीज़ा टाइम पे आ जाता है, समय पे आ जाता है, तो ये कॉन्वोकेशन अटेंड करेंगे, वरना उनका एक रेगुलर फैमिली विजिट होगा। इस होनेस्ट और कंडीशनल अप्रोच ने एप्लीकेशन को काफ़ी नेचुरल और प्रोफेशनल टच दिया, जिससे वीज़ा ऑफिसर को इनकी इंटेंशन पर यकीन हो गया और ये वीज़ा यहाँ पे अप्रूव हो गया। दूसरा, हमने फाइनेंशियल क्लैरिफिकेशन दी। हमने सिर्फ बैंक बैलेंस दिखाकर काम नहीं चलाया, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को पैसे का सोर्स
कि पैसा कहाँ से आ रहा है उसके बारे में भी जानना होता है। हमने बिजनेस का सोर्स, पिछले सालों की इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम के फ्लो को एक डिटेल्ड सीए रिपोर्ट के जरिए जस्टिफाई किया। 14 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की एफडी को हमने सिर्फ पैसा नहीं दिखाया, बल्कि ये प्रूव किया कि उनके अवेलेबल फंड्स हैं जो इस ट्रिप के बाद भी उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर किसी भी तरह का असर नहीं डालेंगे। हमने वीज़ा ऑफिसर को दिखाया कि जो इनका बिजनेस है वो काफ़ी पुराना है और उस बिजनेस से इन्हें प्रॉफिट भी होता है, जिससे इनकी जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी थी वो काफ़ी बढ़ गई। तीसरा, हमने इनके जो स्ट्रॉन्ग टाइज थे वो भी यहाँ पे दिखाए। हमने इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉपर्टी एसेट्स को इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया कि इमिग्रेशन ऑफिसर को कोई डाउट ही ना रहे कि ये इंडिया वापस नहीं आएंगे। हमने जो भी इनकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इनके फैमिली मेंबर के डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे अपलोड किए। जस्टिफिकेशन लेटर, हमने कवर लेटर के साथ इनका जस्टिफिकेशन लेटर भी क्रिएट किया, जिसमें हमने ये बताया कि पहले जो रिफ्यूज़ल है उसमें क्या रीज़न थे, हमारे पास उन रिफ्यूज़ल का क्या जस्टिफिकेशंस हैं, और वो हमने कवर लेटर के साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड किया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं की डॉक्यूमेंट्स की एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। सबसे पहले है बिजनेस प्रूफ। सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं होते, आपको अपने बिजनेस की एक्चुअल एक्टिविटी भी दिखानी होती है। इसके लिए पिछले 2-3 सालों के आईटीआर, जो भी आपकी टर्नओवर है, और इनकेस अगर आपके पास जीएसटी है तो वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, रिसिप्ट लगा सकते हैं। इससे वीज़ा ऑफिसर को यकीन होता है कि आपका इंडिया में एक जमा जमाया काम है जिसे छोड़ के आप कनाडा में नहीं बसोगे और इस काम के लिए वापस आप इंडिया में आओगे। फैमिली टाइज, आपने उन फैमिली मेंबर्स का जिक्र करना है जो इंडिया में पीछे रह जाएंगे। जैसे इस केस में हमने इनकी अनमैरिड बेटी का जिक्र किया, इनके पेरेंट्स का जिक्र किया और इनके डॉक्यूमेंट्स को बनाया। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इनके इमोशनल और सोशल एंकर को दिखाते हैं और वीज़ा ऑफिसर को यकीन दिलाते हैं कि इनकी वजह से ये वापस अपनी कंट्री में जाएंगे। कवर लेटर, ये आपकी फाइल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि वीज़ा ऑफिसर से आपकी डायरेक्ट बात है। इसमें आपको, अगर आपकी पहले रिफ्यूज़ल है तो उसके बारे में बताएं, आपकी प्रोफाइल कैसी है, कैसे आप काम करते हैं, फाइनेंस कैसे हैं, हर चीज़ एक अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए। इसमें आप फैमिली टाइज़ को बता सकते हैं, आपके जो फाइनेंशियल टाइज़ हैं उसे बता सकते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट, इसमें आपको अपना ट्रैवल प्लान विस्तार से समझाना है जिससे वीज़ा ऑफिसर आपके पर्पस को समझ सके। जैसे हमने बताया कि इनका जो प्राइमरी पर्पस है वो सिर्फ एक जर्नल विजिट है, बेटे से मिलना चाहते हैं, बट अगर इनका वीज़ा सही समय पर आ गया तो कॉन्वोकेशन भी अटेंड करेंगे। जस्टिफिकेशन लेटर, जब दोस्तों बात रिफ्यूज़ल की हो और रिफ्यूज़ल के बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना हो तो जस्टिफिकेशन लेटर गेम चेंजर साबित होता है। इसमें हम वीज़ा ऑफिसर को पिछले हर एक ऑब्जेक्शन का लॉजिक और एविडेंस के साथ जवाब देते हैं। अगर वीज़ा ऑफिसर ने कहा कि फ़ंड कम है तो हम जस्टिफाई करते हैं कि फ़ंड कैसे और कहाँ से आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर दोस्तों अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है या आप हमारे थ्रू अपना वीज़ा का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।